हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रतीक्षा। सो IBPS PO का प्रीलिम का एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ या सेकेंड डे था एंड मेरा सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, दैट इज़ 10:30 को। तो 10:30 को हम लोग पहुँचे। ऑलमोस्ट मेरे को तो 10:50 लग गए वहाँ पे पहुँचने में। तो 10:50 को वहाँ पे 10:50 को वहाँ पे मैं पहुँची। 11:20 को शायद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ होगा या फिर 11:30। 1 घंटे का एग्ज़ाम रहते हैं, आपके पास 100 क्वेश्चंस रहते हैं एंड यू गेट 60 मिनट्स टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो ये तो रही। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन लेवल कैसा था। तो मैंने सारे एग्ज़ाम तो नहीं दिए हैं, बट अभी जैसे कि मैंने सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा जो रीजनिंग का पार्ट है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट आया था। रीजनिंग जो कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, मैं मानती हूँ ये, और जितना मैं मॉक्स वगैरह में दे रही थी ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन तो मैं मिनिमम बना ही रही थी। बट यहाँ पे रीजनिंग में मेरे इतने क्वेश्चंस नहीं बन पाए और 2 क्वेश्चन में तो बीच में ही फंस गई मैं। एंड एक क्वेश्चन ऐसा आया था डायरेक्शन वाला, नॉर्थ साउथ फेसिंग वाला, उसमें तो 2 पॉसिबिलिटीज़ आ रहे थे मेरे। तो उसमें जो श्योर शॉट वाले थे उन दोनों को क्लिक किया, बाकी 3 मैंने छोड़ दिया है क्योंकि उसमें मेरे 2 पॉसिबिलिटी आ रहे थे। सो एनीवेज़ हम पूरा डिस्कस करेंगे पूरा पेपर। तो सारा जो भी पेपर है मैं इसमें लिख के लाई हूँ, ठीक है। ये हमारा जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का जो होता है ना एनवेलप, वही है। तो जितने भी क्वेश्चन बने इसमें लिख के आई हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये तो ज़रूर नेक्स्ट टाइम से करूँगी कि पूरा रात भर ट्रैवल करके सुबह एग्ज़ाम नहीं देने जाऊँगी। अगर एग्ज़ाम होगा तो उससे 1 दिन पहले छुट्टी लेके मैं आऊँगी, क्योंकि मेरे फेस से तो पता ही चल ही रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ। और एग्ज़ामिनेशन सेंटर में भी मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रही थी चीज़ें। जैसे नॉर्मली मॉक देते टाइम ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में स्ट्राइक करते रहता है कि अभी ये होगा, बट आज ऐसा नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जो रात भर का ट्रैवल वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया मेरे एग्ज़ाम के ऊपर। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा मैं नहीं करूँगी। जब भी एग्ज़ाम रहेगा उससे 1 दिन पहले मैं आराम से सो के उठ के फिर एग्ज़ाम देने जाऊँगी। तो एनीवेज़, तो हम डिस्कस करते हैं कि कैसा पेपर था। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा पेपर इजी या फिर टफ़ था। मेरे को पता नहीं क्यों लगा कि ये सेकेंड शिफ्ट वाला जो एग्ज़ाम था वो टफ़ साइड में था एंड हम लोग को ज़रूर प्लस में मार्क्स मिलेंगे। तो वैसे मेरा जो टोटल अटेम्प्ट रहा है वो 74 आउट ऑफ 100 है। अटेम्प्ट इज़ नॉट दैट बैड और कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि लास्ट ईयर द कट ऑफ बस 52 एंड इस साल मुझे लगा कि लास्ट ईयर से टफ़ है पेपर। तो कहीं ना कहीं उसी के आसपास 50 से 53 के आसपास ही कट ऑफ जाएगी, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो आई एम नॉट वरीड अबाउट द कट ऑफ। पता नहीं क्यों मेरे को 90% में श्योर हूँ कि मेरा प्रीलिम निकल सकता है क्योंकि मैंने एक्यूरेसी मेंटेन की है। और मैथ्स में मैंने 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं जो कि पूरा सही है। मैंने एक भी गेस वर्क वहाँ पे नहीं किया है। और रीजनिंग में अगर 2-3 गलत हो सकते हैं क्योंकि मैं डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में थोड़ा फंस गई थी, तो वहाँ पे अगर 2-3 गलत हुए और इंग्लिश में तो हो ही जाते हैं गलत, मतलब आप कितना भी ट्राई करो लेकिन इंग्लिश थोड़ी बहुत रह जाती है। तो अगर ओवरऑली बात करें और 74 में से मेरे 4-5 भी गलत होते हैं देन विदाउट एनी नॉर्मलाइजेशन मेरे 67-68 मार्क्स आएंगे। और जैसे कि मैं बता रही थी कि मेरे को शिफ्ट मेरा जो है वो काफ़ी टफ़ लगा, तो वहाँ पे प्लस भी होएंगे एंड 70 के प्लस मार्क्स आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रीलिम निकल सकता है। तो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। तो इस छोटे से पेपर में लिख के लाई, पेपर भी नहीं है एनवेलप पे, वहाँ पे मैं लिख के लाई हूँ। तो सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में आरसी के 9 क्वेश्चंस आए थे। आरसी का जो टॉपिक था दैट वाज रिलेटेड टू कैफीन। ये एक्चुअली मेरे घर का यही प्रॉब्लम है। मैं जब भी मतलब जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे बहुत ही शांत परिवेश है। वहाँ पे बहुत ही शांत एनवायरनमेंट है, तो वीडियोस वगैरह अच्छे से बन जाते हैं विथ साउंड इफेक्ट, इको होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रोड साइड है तो ये सब डिस्टर्बेंसेस होते रहते हैं। सो एनीवेज, तो इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरसी का क्वेश्चन आया था। तो आरसी में से जो टॉपिक था वो था कैफ़ीन के ऊपर, मतलब जो हम लोग कैफ़ीन कंजप्शन करते हैं जैसे कॉफ़ी या फिर क्विनाइन वगैरह जो भी होते हैं या फिर ऐसा ही कुछ था। तो उसी के ऊपर एक पूरा सर्वे बना रखा था। तो इट वाज क्वाइट गुड। उसमें से 3 वोकैब के क्वेश्चंस आए थे और बाकी सारे रिलेटेड टू आरसी थे। तो उसमें से 9 क्वेश्चंस आए थे। 9 क्वेश्चंस में से मैंने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 2 क्वेश्चन मेरे को टाइम नहीं मिला, पढ़ नहीं पाई क्योंकि टाइम डिफिशिएंसी इज़ देयर, राइट। फिर उसके बाद हम चलते हैं हाँ, उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं A B C, उसमें से आपको बताना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है।
मतलब एज रिलेटेड विथ ग्रामर, स्पेलिंग, यूजेस ऑफ वर्ड्स, जो भी है एक पर्टिकुलर कोई कॉमन वर्ड नहीं दिया गया था, बस 3 अलग अलग रैंडम सेंटेंसेस दिए गए थे और आपको बस बताया कि कौन सा सही है। तो इसमें से शायद 3 से 4 क्वेश्चंस या फिर 5 क्वेश्चंस आए होंगे। फिर उसके बाद आया था फेज रिप्लेसमेंट। वो तो पता ही है, उसमें से 5 क्वेश्चंस आए थे और काफ़ी 5 ही क्वेश्चंस काफ़ी डुएबल थे एंड पूरा बन ही गए थे मेरे। फिर उसके बाद था पैराजम्बल्स। तो पैराजम्बल में 6 सेंटेंसेस थे, उसमें डी का जो पोजीशन है वो 4th पोजीशन पे फिक्स था। द पैराजम्बल वाज अबाउट, मुझे इतना याद नहीं है, बट हाँ मतलब हम जैसे कि हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करते दैट इफ़ समवन इज़ स्मार्ट, फनी, तो वो उसको बहुत ही प्राउडली लेता है, और किसी को हम हार्श भी कॉम्प्लीमेंट कभी कभी करते हैं, तो ऐसा ही कुछ डिफरेंस था। तो वो भी ठीक था, हो सकता है कि उसमें 1-2 जगह इधर उधर हुआ हो, बट कहीं ना कहीं वो भी ठीक था। उसमें से 5 क्वेश्चंस आए थे। डी का जो जगह था वो फिक्स था, ABCD करके डी का जगह फिक्स था 4th पे, बाकी 5 का आपको सजाना था। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के 4 या 5 क्वेश्चंस पूरा लास्ट में आए थे। 25 to 30 नंबर के जो क्वेश्चंस थे वो फिल इन द ब्लैंक्स के थे, वो भी उसमें से 1-2 डिफिकल्ट आए होंगे, अदरवाइज बाकी सब ठीक था। फिर और क्या बना, इतना तो हो गया शायद, है ना। सेंटेंस करेक्टर 5 हो गया, RC 9, 5 14 प्लस फ्रेज रिप्लेसमेंट 5 19 प्लस उसके बाद 5 क्वेश्चंस आए थे पैराजम्बल्स के 24, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। तो इतने ही क्वेश्चंस आए थे। इंग्लिश काफ़ी अच्छा था क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा हार्ड नहीं था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ही अच्छा लेवल था, प्योर लेवल का क्वेश्चन था। फिर उसके बाद हम चलते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में मेरे जो टोटल अटैम्प्ट्स रहे, हाँ इंग्लिश में मेरे जो टोटल अटैम्प्ट्स रहे हैं वो 28 है आउट ऑफ 30। फिर उसके बाद मैथ्स में चलते हैं। मैथ्स में सबसे पहले जो मैंने अटेंड किया है वो सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन 7 क्वेश्चन या फिर 7 क्वेश्चन या फिर 6 क्वेश्चन ऐसे कुछ आए थे, और पूरा इजी नहीं थे, देखते ही बन नहीं रहे थे थोड़ा, क्योंकि PO लेवल है तो वो क्लर्क लेवल के सिंप्लीफिकेशन तो नहीं डाल सकता। इट वाज बेसिकली नॉट सिंप्लीफिकेशन, इट वाज अप्रोक्सीमेशन। तो उसमें से 7 क्वेश्चन आए थे एंड आई होप कि 6 या 7 जो भी थे मेरे सही रहेंगे। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 7 क्वेश्चन या फिर 6 क्वेश्चन आए थे, तो वो भी काफ़ी इजी थे। उसमें से 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा टाइम टेकिंग थे, अदरवाइज़ बाकी जो 4-5 थे वो काफ़ी इजीली काफ़ी जल्दी बन रहे थे। फिर उसके बाद पाई चार्ट एक आया हुआ था। तो पाई चार्ट का जो थीम था वो ये था कि टोटल 1800 एम्प्लॉई है जो कि 5 डिफरेंट कंपनीज़ में काम करते हैं। पाई चार्ट में बस परसेंटेज दिखा दिया गया था, PQRST कंपनी में इतने परसेंटेज काम करते हैं। फिर क्वेश्चन में दिखाया गया था कि उसमें से इतने मेल है इतने फीमेल है, वो क्वेश्चन वाइज डिपेंड कर रहा था। क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े थे। फिर उसके बाद और एक जो आया था क्या बोलते हैं उसको, और एक जो DI आया था वो ये था कि 2010, 2014 एंड 2016 में ग्रेजुएटेड एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, उनके नंबर्स दिए गए थे। उनमें से कितने % मेल थे, उनके नंबर्स टोटल ग्रेजुएट प्लस अंडर ग्रेजुएट, तो उनके परसेंटेज दिए गए थे आउट ऑफ टोटल। फिर उसके बाद ये था, अभी मान लो कि 2010 में टोटल 1000 स्टूडेंट्स थे, 1000 में से फॉर एग्जांपल 50% मेल थे, मतलब 50 फीमेल है। फिर उसमें दिया गया था कि वो जो फीमेल है उसमें से ग्रेजुएट फीमेल कितने हैं, वो नंबर दिया गया था, मतलब आप आराम से अंडर ग्रेजुएट फीमेल निकाल सकते हैं। ये पूरा डेटा दिया गया था और थोड़ा सा कैलकुलेटिव था DI, और इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी बड़े बड़े थे। क्वेश्चन में फिर बाद में अंडर ग्रेजुएट मेल फिर ग्रेजुएट फीमेल वो डिस्टिंग्विश किया गया था बाद में क्वेश्चन में, वो भी काफ़ी कैलकुलेटिव था, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल तो नहीं था, कैलकुलेटिव था वो DI। तो उसमें से 6 क्वेश्चन आए थे, पाई चार्ट में से 6 क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद 6 12 हो गए। फिर उसके बाद इसमें से सिंप्लीफिकेशन नहीं, अप्रोक्सीमेशन से 7 क्वेश्चन आए होंगे, तो 12 7 19, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 6 क्वेश्चन आए होंगे। तो इस तरह से मैंने 24 क्वेश्चन बनाए हैं, और मैंने और बाकी जितने भी क्वेश्चन थे इसको छोड़ के बाकी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स थे, तो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स के रहे होंगे वहाँ पे, तो जो कि मैंने टच भी नहीं किया कि इसमें मेरा टाइम चलेगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स कितने रहे हैं। तो लेट्स मूव टू रीजनिंग, जो कि मेरे को लगा था कि सबसे अच्छा रहेगा, 30 क्वेश्चन में अटेंड करके आऊँगी, बट मेरे जो टोटल अटेम्प्ट्स बने हैं दैट इज़ 23। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस, क्योंकि रीजनिंग मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैं मानती थी आज तक, लेकिन अभी बहुत डिफिकल्ट था। आई थिंक पेपर थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था रीजनिंग का। तो रीजनिंग का स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे इतना दिमाग ख़राब हुआ रहा था कि टाइम ही नहीं मिला लिखने को, तो मेरे को याद है जितना बता देती हूँ।
सो रीजनिंग में सबसे पहले 3 क्वेश्चन से लॉग के आए थे, सबसे पहले नहीं, सबसे लास्ट में थे, 3 क्वेश्चन से लॉग के थे, वो तीनों क्वेश्चन बन गए। फिर 3 क्वेश्चन आपके इनइक्वालिटीज़ जो A > B वाले थे, वो भी तीनों क्वेश्चन ईजी थे, ये 3-3-6 बन गए थे। फिर मैं फंसी कहाँ पे, एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन उसमें से आए थे, वहाँ पे थोड़ा मैं फंस गई। वहाँ पे मेरे 3 मिनट 3.5 मिनट का समय चला गया। अगर वो होता मेरे पास तो शायद 23 अटेंड वाला 28 तक पहुँच जाता और एक DI सॉल्व हो जाती और एक पजल। तो एनीवेज, तो 3 क्वेश्चन से लॉग के थे, 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटीज़ के थे, 3 क्वेश्चंस डायरेक्शन के थे, ये हो गए 9 क्वेश्चंस। उसके बाद मिसलेनियस में से एक था, जैसे कि 2, 3, 5 पर ऐसे रैंडम एक नंबर दिया गया है बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला, वो था एक, वो मोर देन 4 रहेगा शायद, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो वो हो गया, फिर ये हो गया टोटल 10 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद एक वर्ड था जिसका कि 2nd, 4th, 7th एंड 8th लेटर को मिला के आपके कौन सा वर्ड बन रहा है, तो शायद वो X होगा, कोई भी वर्ड उससे नहीं बन पाता। तो लेट मी नो ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन कि वो उसका आंसर क्या रहेगा। तो ये हो गया 11 क्वेश्चंस। फिर क्या रहा, फिर और एक 3 क्वेश्चंस थे ब्लड रिलेशन के ऊपर, जो कि मैंने टच भी नहीं किए हैं। फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन थे, मतलब 14 हो गए यहाँ पे, और उसके बाद कितना हो गया 21 क्वेश्चन, मतलब 4 पजल्स आए थे। तो वो चारों पजल में से मैंने 2 ही पजल बनाया है। उन दोनों में से सबसे पहला वाला ये था कि 5 महीने हैं, जनवरी, मई, मार्च, सितंबर, नवंबर ऐसे करके थे, और उसमें से 5 लोग उनमें कुछ पैदा हुए, फिर कहीं तो जा रहे उस महीनों में, उनके पास कुछ सर्टन नंबर्स ऑफ पेन्स थे या फिर पेंसिल ऐसा कुछ था, और सारे पेंसिल मिला के 157 थे। तो वो एक क्वेश्चन था, वो पूरा बन गया था। फिर ये हो गया, फिर उसके बाद ये पूरा बना। फिर उसके बाद और एक ही मैंने पज़ल बनाया है। वो पज़ल ये है कि मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कौन सा मैंने पज़ल बनाया। अच्छा ठीक है, मैं उससे अभी छोड़ देती हूँ। और एक क्वेश्चन ये था जो मैंने नहीं बनाया, ये सबसे लास्ट वाला, तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने छोड़ दिया। शायद बना लेना चाहिए था, डायरेक्शन वाले में घुसना ही नहीं चाहिए था। तो वो क्वेश्चन ये था, जैसे कि जनवरी और ये होता है, उसमें 3 डेट्स रहते हैं, उसमें 6 लोग बैठते हैं, उसके कुछ अलग पैरामीटर्स होते हैं। वो एक क्वेश्चन था, वो जिसने बनाया तो लेट मी नो कि एग्जैक्टली वो क्वेश्चन क्या था। फिर और एक क्वेश्चन था नॉर्थ साउथ वाला, सर्टन पीपल, नहीं 7 लोग थे, 7 लोग में से कुछ साउथ फेसिंग थे, कुछ नॉर्थ फेसिंग थे, और ऐसा था। तो उसमें से पता नहीं क्यों मेरे 2 पॉसिबिलिटीज़ आ रहे थे, इसलिए वो क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व हो गया, जस्ट बिकॉज दैट 2 पॉसिबिलिटी। मैंने 5 या फिर 6 क्वेश्चन में से बस 3 बनाए जो कि पूरा सर्टन थे, और बाकी तीनों पॉसिबिलिटी पे थे एंड उसके आंसर में लेकिन ऐसा कुछ था नहीं कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसा कुछ था नहीं। तो कहीं ना कहीं शायद मेरा ही गलत हुआ होगा, बट मैंने बहुत लोगों से पूछा, सबके 2 पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे आ रहे थे। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके अगर उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया है तो उसका आंसर वगैरह क्या था, तो मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में। फिर 1, 2, 3 हो गए। फिर और एक पज़ल था, और एक पज़ल कौन सा वाला था मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। तो ठीक है, अभी इतना भी ठीक है, मेरे 30 मार्क्स से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपको बता दिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो अभी आप मुझे बताओ कि शिफ्ट कैसा था, बस मेरे को डिफ़िकल्ट लगा या फिर सबको। मेरे जो टोटल अटेम्प्ट्स रहे हैं दैट इज़ 74, इट्स नॉट दैट बैड, बस एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, और एक्यूरेसी अगर 4-5 गलत हो भी जाते हैं तो भी आई स्टिल हैव अ गुड चांस। तो पता चल ही जाएगा, 20 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा। तो लेट्स सी, अगर डिफ़िकल्ट शिफ्ट में हम लोग का पेपर रहेगा तो हम लोग को प्लस पे मार्क्स भी आ जाएंगे, तो उसकी कोई चिंता है नहीं। बस ये बात है कि रीजनिंग में और थोड़ा अटेम्प्ट शायद कर सकती थी अगर मैं वो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में ज़्यादा 3 मिनट बर्बाद नहीं करती। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका कैसा रहा पेपर, और अगर आगे आपका पेपर है या फिर अगर आपने कल दिया है तो कितने अटेम्प्ट रहे हैं, और अपना शिफ्ट भी बताइएगा ताकि हम एक एनालिसिस कर सकें कौन सा शिफ्ट टफर था या फिर टफेस्ट था। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, एंड अगर मेरे कंटेंट अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर दिया करो। एंड अगर मेरे को फॉलो करना चाहते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम आईडी एंड जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। आज रात को मुझे फिर से निकलना है, सो दिस इज़ माई लाइफ नाउ। बाय बाय।